मीरा ने जब किटी पार्टी में आई अपनी सहेलियों के सामने मेरे हाथों से सूप का कटोरा गिराकर मुझे थप्पड़ मारा तो मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले। वह हंसते हुए सबको बता रही थी कि इस बुढ़िया का दिमाग सठिया गया है, हाथ कांपते हैं। पर उसे नहीं पता था कि जिस काढ़े को वह अमृत बताकर मेरे बेटे को पिला रही है उसकी बदबू मुझे 35 साल पुराने उस वार्ड की याद दिला रही थी जहां जहर के मरीज दम तोड़ते थे। वह दोपहर मुझे अभी आज भी याद है जैसे कल की बात हो। हमारे पुश्तैनी घर के एक बड़े हॉल में एसी चल रहा था। मीरा की अमीर सहेलियां सोफे पर बैठी थी। मैं सावित्री देवी 65 साल की विधवा हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। मेरे घुटनों में दर्द था पर मीरा का आदेश था कि मेहमानों की खातिरदारी मुझे ही करनी है। नौकरानी से अच्छा काम तो तुम करती हो माँ जी, उसने ताना मारा था। तभी मीरा मेरे पास आई। उसने कोहनी से मुझे धक्का दिया। गरम सूप का कटोरा मेरे हाथ से छूटकर कालीन पर गिर गया। सूप के छींटे मेरी साड़ी पर पड़े। जलन हुई, पर उससे ज़्यादा जलन तब हुई जब मीरा चिल्लाई, अरे क्या कर दिया तुमने? तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर हाथ कांपते हैं तो कोने में पड़ी रहा करो। मेरी सहेलियों के सामने नाक कटवा दी। उसकी सहेलियां मुंह पर रुमाल रखकर हंस रही थी। एक ने कहा, मीरा तुम भी किन पागलों को घर में रखती हो, किसी आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देती? मीरा ने ऊंचास भरते हुए कहा, क्या करूं, रोहन की माँ है। रोहन तो खुद बिस्तर पर पड़ा है, इसकी वजह से मैं बंधी हुई हूँ, वरना कब का निकाल देती। रोहन मेरा बेटा, मेरा इकलौता सहारा। पिछले 6 महीनों से वह बीमार था। डॉक्टर कह रहे थे कि उसे कोई अजीब बीमारी है। शरीर सूखता जा रहा था, बाल झड़ रहे थे और वह हर समय बेहोशी की हालत में रहता था। मीरा सबको बताती थी कि वह रोहन की कितनी सेवा कर रही है। वह रोज सुबह शाम उसे एक विशेष आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाती थी जो उसने किसी बड़े वैद्य से मंगवाया था। पर उस दिन जब मैं सूप गिरने के बाद झुककर कालीन साफ कर रही थी, मेरी नज़र मीरा की सैंडल पर पड़ी। वह बेचैनी से पैर हिला रही थी। मुझे उसके चेहरे पर वो क्रूर मुस्कान दिखी जो उसने मेहमानों से छुपा रखी थी। उसे लगा मैं एक साधारण अनपढ़ घरेलू औरत हूँ। उसे लगा कि मेरा काम सिर्फ रोटियां बेलना और ताने सुनना सुनना है। पर मीरा को मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि शादी से पहले और पति की मौत के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल सिटी हॉस्पिटल में गुजारे थे। मैं वहाँ की हेड नर्स यानी मेट्रन थी। मैंने हजारों मरीजों की ज़िंदगी और मौत से लड़ते देखा था। मुझे दवाइयों की गंध, मरीज की नब्ज और चेहरे के रंग से बीमारी पहचानने का तजुर्बा था। और पिछले कुछ दिनों से मेरा वह तजुर्बा मुझे चीख चीख कर कुछ कह रहा था। अगर आप ऐसी पारिवारिक और रहस्यमय कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम रोज आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ लेकर आते हैं। उस रात घर में सन्नाटा था। मीरा अपने कमरे में फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं धीरे से रोहन के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था, बस स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी। रोहन बिस्तर पर पड़ा था, बिल्कुल किसी लाश की तरह। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मैं उसके पास जाकर बैठी, उसके माथे पर हाथ रखा। वह ठंडा था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और तभी मेरी नज़र उसके नाखूनों पर पड़ी। अंधेरे में भी मुझे दिखा कि उसके नाखूनों पर सफ़ेद रंग की आड़ी लकीरें बन गई हैं। मेरा दिल जोर से धड़का। मेडिकल की भाषा में इसे मिस लाइंस कहते हैं। मैंने यह लक्षण अपने करियर में केवल 2 बार देखा था। दोनों बार मामला आर्सेनिक यानी संख्या जहर का था। मेरी रूह कांप गई। क्या मेरी अपनी बहू मेरे बेटे को धीमा जहर दे रही थी? तभी मुझे मीरा के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं जल्दी से पलंग के नीचे छुप गई। मीरा कमरे में आई। उसके हाथ में वही काढ़ा वाला गिलास था। उसने बेहोश पड़े रोहन को झकझोरा, उठो रोहन, दवाई का समय हो गया है। उसकी आवाज़ में वो मिठास नहीं थी जो मेहमानों के सामने होती थी। उसकी आवाज़ बर्फीली थी। रोहन ने कराहते हुए कहा, नहीं मीरा, पेट में बहुत जलन होती है, मुझे यह नहीं पीना, चुपचाप पी लो। वकीलों से मिलने जाना है कल, प्रॉपर्टी के कागज़ तैयार हैं, बस तुम्हारे साइन चाहिए। एक बार साइन कर दो, फिर तुम मरो या जियो, मुझे क्या। मीरा ने ज़बरदस्ती गिलास उसके मुंह से लगा दिया। रोहन ने आधा पिया, आधा गिरा दिया। मीरा ने उसे धक्का देकर वापस बिस्तर पर गिराया और बड़बड़ाते हुई चली गई। बस 2 दिन और, फिर यह पूरा घर, यह ज़मीन सब मेरा होगा और इस बुढ़िया को तो धक्के मार कर निकालूंगी। मैं पलंग के नीचे थर थर काँप रही थी। मेरे बेटे को मारा जा रहा था और मैं खामोश थी। लेकिन अब और नहीं। मीरा ने एक सांस को ललकारा था, लेकिन उसका सामना एक हेड नर्स से होने वाला था। अगले दिन सुबह मीरा घर पर नहीं थी। वह शायद वकीलों के पास गई थी। मैंने मौका देखा और रसोई में गई। वह काढ़ा बनाने का पाउडर एक डिब्बे में सबसे ऊपर रखा था, जिस पर हर्बल शक्ति लिखा था। मैंने डिब्बा खोला, सूंघा, वही गंध, बादाम जैसी लेकिन कड़वी।
यह आर्सेनिक की पहचान है। मैंने उस पाउडर में से थोड़ा सा एक छोटी पुड़िया में निकाल लिया। फिर मैं रोहन के कमरे में गई। वो सो रहा था। मैंने उसके तकिए पर गिरे कुछ बाल उठाए और उन्हें भी एक लिफाफे में रख लिया। मैं घर से निकली। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। मैं सीधे सिटी पैथोलॉजी लैब पहुंची। वहाँ के मालिक डॉक्टर वर्मा मेरे साथ सालों काम कर चुके थे। मुझे देखते हुए हैरान हो गए। सावित्री जी, आप यहाँ इतने सालों बाद? मैंने उनकी मेज पर वो दोनों पुड़िया रखी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए, अभी के अभी। यह पाउडर क्या है और इन बालों में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है? डॉक्टर वर्मा ने मेरा चेहरा देखा। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को काम पर लगा दिया। 2 घंटे, वो 2 घंटे मेरे जीवन के सबसे भारी घंटे थे। मैं लैब में वेटिंग एरिया में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा शक गलत निकले। काश ये मेरा वहम हो। लेकिन जब डॉक्टर वर्मा रिपोर्ट लेकर आए तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, सावित्री जी, आप सही थी, यह पाउडर हर्बल नहीं है। इसमें भारी मात्रा में आर्सेनिक और थैलियम मिलाया गया है और बालों के सैंपल में भी जहर की पुष्टि हुई है। यह जानलेवा है। अगर एक हफ्ता और यह दिया जाता तो। वह चुप हो गए। मैं समझ गई, मेरा बेटा मौत के मुहाने पर खड़ा था। मैंने आंसू पोंछे। अब रोने का वक्त नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मुझे ये रिपोर्ट दीजिए और क्या आप पुलिस को फ़ोन करेंगे? मुझे आज शाम को घर पर पुलिस चाहिए। डॉक्टर वर्मा ने कहा, मैं खुद आऊँगा पुलिस के साथ। मैं घर लौटी। शाम हो चुकी थी। घर में हलचल थी। मीरा ने आज फिर कुछ लोगों को बुलाया था। इस बार वे उनकी सहेलियां नहीं थी, बल्कि वकील और नोटरी वाले थे, और साथ में एक डॉक्टर भी था जिसे मीरा ने शायद पैसे खिला रखे थे। हाल में रोहन को व्हील चेयर पर बैठाया गया था। वह इतना कमज़ोर था कि पेन भी नहीं पकड़ पा रहा था। मीरा उसके कान में फुसफुसाई, जानू, बस यहाँ साइन कर दो, फिर हम तुम्हें अच्छे अस्पताल ले जाएंगे। वकील ने कागज़ आगे बढ़ाए। मिस्टर रोहन, ये वसीयत और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के कागज़ हैं। आप होश में है ना? वहाँ खड़े बिकाऊ डॉक्टर ने कहा, जी, मरीज बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमज़ोरी है। मीरा ने मेरी तरफ देखा। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने इशारे से मुझे अंदर जाने को कहा, जैसे कह रही हो कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं। रोहन कांपते हाथों से पेन पकड़े हुए था। मीरा की आंखों में जीत की चमक थी। वह उस पल का इंतजार कर रही थी जब करोड़ों की जायदाद उसके नाम हो जाएगी। मैंने एक गहरी सांस ली और जोर से बोली, रुको। सबकी नज़रें मुझ पर घूम गई। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह मेरी तरफ लपकी, बुढ़िया, तुझे समझ नहीं आता, अंदर जा। मैं अपनी जगह से नहीं हिली। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से वह लैब रिपोर्ट निकाली और मेज पर पटक दी। रोहन कहीं साइन नहीं करेगा। मेरी आवाज़ में वो कड़कपन था जो सालों पहले अस्पताल के वार्ड में गूंजता था जब मैं लापरवाह डॉक्टरों को डांटती थी। मीरा ने हंसने की कोशिश की। वकील साहब, यह पागल है, इसे इग्नोर कीजिए। रोहन, साइन करो। अगर तुमने उस कागज को हाथ भी लगाया, मैंने वकील की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो तुम भी हत्या की साजिश में जेल जाओगे। वकील सहम गया। मीरा चिल्लाई, तुम बकवास कर रही हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर आपको कहानी में मजा आ रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो कमेंट में माँ की शक्ति जरूर लिखें। मैंने रिपोर्ट खोली। सबूत यहाँ है। मैंने कहा, डॉक्टर वर्मा अंदर आइए। दरवाजा खुला। डॉक्टर वर्मा और उनके साथ पुलिस इंस्पेक्टर सिंधे और 2 हवलदार अंदर आए। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पीछे हटने लगी। इंस्पेक्टर सिंधे ने आगे बढ़कर वह काढ़ा वाला डब्बा अपने कब्जे में लिया और मेज पर ही रखा था। मीरा हकलाने लगी, यह क्या तमाशा है? मेरे घर में पुलिस कैसे आई? मैंने मीरा के पास जाकर कहा, तुम्हें लगा था कि मैं सिर्फ एक अनपढ़ सास हूँ, एक पागल बुढ़िया? मीरा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने मरीज देखे हैं जितने तुमने लोग नहीं देखे होंगे। जिस जहर की गंध तुम इलायची बताकर छुपा रही थी, उसे मैंने कमरे के बाहर से ही पहचान लिया था। मैंने मेहमानों और वकीलों की तरफ देखा। यह औरत पिछले 6 महीने से मेरे बेटे को आर्सेनिक दे रही थी। यह रिपोर्ट देख लीजिए, सिटी पैथोलॉजी की पक्की रिपोर्ट है। वकील ने रिपोर्ट देखी और तुरंत अपने कागज समेटने लगा। सॉरी मैम, हमें नहीं पता था कि यहाँ क्या चल रहा है, कहकर वह भाग खड़ा हुआ। बिकाऊ डॉक्टर भी खिसकने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवलदार ने उसे दबोच लिया। मीरा अब रोने का नाटक करने लगी। वह रोहन के पैरों में गिर गई। रोहन, रोहन, विश्वास करो, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। मैं तो तुम्हारी सेवा करती थी। यह सब मुझे फंसाने की चाल है। रोहन, जो अब तक चुप था, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से अपना पैर पीछे खींचा। मैंने सुना था। रोहन की आवाज़ बहुत धीमी थी, पर सन्नाटे में सबने सुनी। कल रात जब तुम फ़ोन पर कह रही थी कि मरने के बाद तुम घर बेच दोगी। मीरा सन्न रह गई। उसका आखिरी दाव भी फेल हो गया था। इंस्पेक्टर सिंधे ने मीरा के हाथों में हथकड़ी पहना दी। श्रीमती मीरा, आप पर हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और घरेलू हिंसा का केस चलेगा और आपके साथी डॉक्टर का लाइसेंस तो जाएगा ही, वो भी चक्की पीसेगा। जब पुलिस मीरा को ले जा रही थी, वह चीख रही थी, गालियाँ दे रही थी।
अब वह अमीर संस्कारी बहू नहीं लग रही थी, बल्कि एक हवसी वहसी जानवर लग रही थी। उसके जाने के बाद घर शांत हो गया। मैं दौड़कर रोहन के पास गई और उसे गले लगा लिया। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें पागल समझा, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे यमराज भी नहीं ले जा सकता। डॉक्टर वर्मा ने तुरंत रोहन का इलाज शुरू करवाया। उसे अस्पताल ले जाया गया। उसके शरीर से जहर निकालने की प्रक्रिया, सिलेशन थेरेपी शुरू हुई। वह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी पर रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। मैं दिन रात उसके बिस्तर के पास बैठी रही। अपनी पुरानी नर्स की वर्दी तो नहीं पहनी थी, पर सेवा उससे भी बढ़कर की। 3 महीने लगे रोहन को अपने पैरों पर खड़ा होने में। आज 6 महीने बाद मैं अपने घर के बगीचे में बैठी हूँ। रोहन अब पूरी तरह ठीक है। उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। मीरा जेल में है। उसकी जमानत की अर्जियां बार बार खारिज हो रही हैं क्योंकि मेडिकल सबूत बहुत पक्के हैं। आज सुबह रोहन मेरे पास आया। उसके हाथ में एक गिफ्ट था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी नर्स डे माँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बेटा आज नर्स डे नहीं है। उसने मेरा हाथ चूमा और कहा, जिस घर में तुम जैसी माँ हो वहाँ हर दिन हमारी जान बचती है। तुम सिर्फ नर्स नहीं हो माँ, तुम मेरी डॉक्टर, मेरी रक्षक, सब कुछ हो। इस कहानी ने मुझे और मेरे बेटे को एक बहुत बड़ी सीख दी। हमने सीखा कि घर के बुजुर्ग कबाड़ नहीं होते। उनके पास जो अनुभव होता है वह किताबों में नहीं मिलता। अगर मीरा ने मुझे कम आंका नहीं होता तो शायद आज वह सफल हो जाती, लेकिन उसने भूल की। उसने एक माँ को चुनौती दी और एक पेशेवर को नज़रअंदाज किया। बुढ़ापा शरीर को कमज़ोर कर सकता है पर दिमाग और अनुभव को नहीं। हम जो बुजुर्ग हैं, हम भले ही स्मार्टफोन तेज़ी से न चला पाएं, पर हम इंसान की फितरत को एक नज़र में पढ़ लेते हैं। मेरी आपसे विनती है, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। उनकी बातों को, उनके शक को कभी हल्के में न ले। हो सकता है उनका वही पुराने ज़माने का शक कल आपकी जान बचा ले। और हाँ, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो बीमार है और ठीक नहीं हो रहा, तो सिर्फ दवाइयों पर भरोसा मत कीजिए। अपने आसपास के लोगों की नीयत पर भी नज़र रखिए, क्योंकि कभी कभी जहर खाने में नहीं, खिलाने वाले के हाथ में होता है। आप सबको मेरी कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या मैंने मीरा के साथ सही किया? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।